हाय गाइस, आज हमारे साथ हर्षिता है पॉडकास्ट में और हम जानेंगे हर्षिता की जर्नी। तो हर्षिता, आपकी जर्नी कैसे शुरू हुई? कि जैसे जब मैं जानता हूँ कि कॉर्पोरेट में आप काम करते थे और ये सारी चीज थी, पेंटिंग ऐसे आर्ट फील्ड में कैसे आ पाए? मैं ना जब अपने दोस्तों को देखती थी और उनके पास हमेशा अपनी एक दुनिया होती थी, और मैं ना एक एज ए लड़की बहुत ऐसे, जैसे हर लड़की बहुत इमोशनल होती है, मैं भी बहुत ऐसे इमोशनल और बहुत ओवर थिंकिंग भी करती हूँ। और ऑफिस के बाद हमेशा मुझे ऐसा होता था कि मुझे कुछ अलग करना है। मैंने हमेशा कभी स्टार्टअप किया, कभी कुछ ट्राई किया, और मैं चाहती थी कि मेरी दुनिया हो, पर उस समय मुझे पता नहीं था कि मेरी दुनिया क्या है। और जो मेरे दोस्त जो थे वो लोग, कोई सिंगर था, कोई राइटर था, कोई फिल्म प्रोडक्शन में था। मतलब मैं तुमसे भी बहुत इंस्पायर करती थी कि तुम भी अपनी जिंदगी में बहुत सारी चीजें कर रहे थे, कभी ट्रैवल कर रहे हो, इंडिया वाइड बाइक पे निकल जाते थे। तो मुझे लगता था कि यार मेरा क्या पैशन है, मतलब सब बहुत सारे कोट्स में हम लोग पढ़ते हैं, पर मुझे पता नहीं था कि मुझे किस चीज के पीछे भागना है। तो एक बार बर्थडे पे मुझे मेरी एक दोस्त ने, मेरी रूममेट ने मुझे कैनवस और कुछ ब्रशेस दिए, और वो जब जैसे ब्रश उठाया मैंने एक पेंटिंग बनाई। बचपन में हम सब लोग स्कूल में पेंटिंग करते हैं, पर जब ये वाला जो किया मैंने एक कैनवस पे किया। क्या था वो पेंटिंग? वो एक एक ब्रिज का पेंटिंग था। तो एक ब्रिज बनाया था, हावड़ा ब्रिज काइंड ऑफ, प्राग में जैसा ब्रिज होता है उस तरीके का, क्योंकि उस समय ही मैंने एक सोलो ट्रिप की थी, वो भी यूरोप की, वो भी तुम्हारे कहने पे की थी। तो वो करके फिर मैंने वो प्राग का मैं अपने लिए ही ब्रिज बना लिया। हाँ, तो वो एक ऐसा ब्रिज बना लिया। तो वो वहां से शुरू हुआ, उसके बाद मैं रुकी नहीं, एक के बाद एक बनाती गई। और जैसे 2016 दिसंबर में मेरा बर्थडे आता है और मैंने कुछ महीने पेंटिंग बनाई, और उसके बाद मुझे लगा कि अगर मुझे आर्ट को एज अ करियर भी अगर सोचना है तो मुझे उसको पूरा दिल से, शिद्दत से करना है। मतलब मैं उसको एज अ साथ में जॉब, मतलब ऐसे एकदम बैलेंस करके, ये सोच के कि मैं जिंदगी में रिस्क नहीं लूंगी और करूंगी, तो वैसा नहीं करना चाहती थी। और जब मैंने इवन स्टार्टअप भी किया था ना, तब कैसा था कि स्टार्टअप में जब आप तब अच्छा कर पाते हो जब पूरी टीम कर पाती है अच्छा। पर मुझे इस बार किसी और पे डिपेंड ही नहीं होना था। मुझे बस ये था कि वो ब्रश मेरे हाथ में हो और सिर्फ मैं अपने पे डिपेंड हूँ। तो बस मुझे भाई ने कहा कि तुझे छोड़ दे तू अपने लेकर, और अगले दिन सुबह जाके मैंने जॉब छोड़ दी। मतलब इतना ही मैंने अपने दिमाग को, कैसा है ना कि जितना हम सोचने का टाइम देते हैं वो कंफ्यूजन में जाता है। तो मेरा ऐसा है कि ये करना है, कर लेते हैं। जॉब छोड़ना है, मैंने जॉब छोड़ दी नेक्स्ट डे सुबह, रात को सोचा सुबह छोड़ दी। बस वही था, एक मैसेज था कि जो करना है कर, मैं हूँ तेरे साथ। तो ऐसे टाइम पे, मतलब देखो हर्षिता, लोग तो बहुत लोग करना चाहते हैं, ठीक है ना, हर किसी का है कि उसको कुछ डिफरेंट करना है, या किसी आर्ट फॉर्म में करना है, या फिर कोई एडवेंचर फॉर्म में करना है, ट्रैवल करना, सब लोग सोचते हैं, बट कहीं ना कहीं लोग रुक जाते हैं। ठीक है, ऐसी क्या चीज थी उस टाइम पे जो लगा कि नहीं, मतलब मैं रुकूंगी नहीं? शायद वो एलिमेंट अगर लोगों को बता पाओ कि ऐसी क्या चीज उस वक्त चलता था कि नहीं ये मैं नहीं करूंगी, शायद तो दिक्कत हो जाएगा मुझे। डर तो बहुत था। मतलब जब ऐसे, कैसा होता है कि जब आप कोई भी बड़ा स्टेप लेते हो, मतलब हम इंसान कैसे है कि हम लोग एक कंफर्ट जैसा लगता है ना, वो कंफर्ट जैसे ही मिलता है हम उसमें ही रहना चाहते हैं, हमको वो कंफर्ट छोड़ना नहीं होता। पर जैसे ही हम कुछ चेंज करते हैं तो एक जैसे प्रिमिटिव इंसान था, उसको अगर कोई वो वाला डर आ जाता है कि अभी शेर खाने आने वाला है, तो जैसे ही मैं कोई चीज चेंज करने की कोशिश करूंगी तो वो वाले इंस्टिंक्ट्स मेरे जाग जाएंगे कि जैसे अभी तो तुम डेंजर में हो, अभी तुम्हारा कंफर्ट जा रहा है। तो वो मुझे पता था। और मेरी एक दोस्त ने कहा था कि जब आप कोई जंप लगाते हो तो ऐसा आपको लगता है कि नीचे खाई है,
बट हमेशा खाई नहीं होती, कभी कभी नीचे एक दूसरा रास्ता भगवान ने एक हाथ बनाया होता है और वहां पे कुछ और बेटर होता है। तो बस यही मैं सोचा ही नहीं, पहली बात है मैंने बस ये कर लिया, मैंने कहा करना है। और तब मुझे ऐसे था कि अगर मेरी एक पेंटिंग 10,000 में भी बिक गई तो मैं बहुत ज्यादा खुश होंगी। तब मेरा वो थॉट था कि अगर मैंने कुछ बनाया, मेरे हाथ से कुछ बना हुआ अगर किसी ने 10,000 में खरीदा तो वो उस टाइम पे मेरा हैप्पीएस्ट मोमेंट था कि मतलब अगर ऐसा हुआ तो मेरी जिंदगी सॉर्टेड है, वैसा था। आर्ट का एक वैल्यू होना चाहिए। हाँ, मतलब मुझे एक हाथ से बनाई हुई कोई चीज में किसी और को उसमें वैल्यू दिख रही है, तो वो मेरे लिए उस समय बहुत बड़ी बात थी। मैंने ऐसे कभी नहीं सोचा था कि मुझे आर्टिस्ट बनना है। बस वही है कि जो मैं बनाती गई और जैसे ही लोगों ने और दुनिया ने उसमें वैल्यू देखना शुरू किया तो मुझे लगा कि इमोशंस का पावर समझ पेंटिंग कौन सा पहला बनाया जो एकदम लगा कि यार ये तो मतलब अब वहां तो पहुंच गया है कि अब मैं इसको 10,000 में बेच सकती हूँ? तो मैंने शुरू में जैसे ही, अब कैसा होता है ना कि जब आप पहला स्टेप लेते हैं ना उसके बाद रास्ता अपने आप बनना शुरू कर देता है। मतलब आपको नहीं पता होता कि नेक्स्ट क्या है, बट अपने आप रास्ता बनेगा। तो जैसे ही मैं जॉब छोड़ के सूरत गई थी कि भाई ने कहा कि तुम चद्दर ट्रैक पे जाओ। अब चद्दर ट्रैक मैंने नहीं गूगल किया था कि क्या है और मुझे उसका डिफिकल्टी लेवल भी नहीं पता था, बट मेरा ऐसा था कि अभी नई जर्नी शुरू की है तो आप करो, मतलब ढूंढो रास्ते और शायद वहां से कोई इंस्पिरेशन मिले। तो जब मैंने ऐसे चद्दर ट्रैक किया और वहां गई, वहां की ठंडी देख के मतलब मेरी हालत खराब हो गई। मतलब तूने बोला था कि मैं कभी नहीं जाऊंगी मतलब मैंने वहां पे जो जो चीजें देखी है वो बहुत जिंदगी की लाइफ लॉन्ग लेसन्स हैं। मतलब उसके आगे तो क्या, मतलब जब ऐसा आपका दिल टूटता है तो आपको लगता है कि अरे बहुत दर्द हो रहा है, बट वहां पे जाके पता चलता है कि सिर्फ सांस लेना इम्पोर्टेंट है। वो दिल छोड़ो, जाने दो, तो अभी बस खाना खाना है या सांस लेने दो, मुझे रात को ऐसे अच्छे से कंफर्ट में थोड़ा सा सोने दो। यहाँ बर्फ -40 डिग्रीज पे आप सो रहे हो, खा रहे हो, चल रहे हो, तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट था। वो कैसे तो करके, कैसे भी वो सबमिट करके जब मैं रिटर्न आ रही थी और ट्रेन में थी, तो ट्रेन में कुछ तो मेरा और मतलब वहां से मैं शायद सबमिट करती भी नहीं अगर मेरा फोन लग जाता। वहां पे नेटवर्क ही चला जाता है और नेटवर्क अगर लगता है तो मैं शायद भाई को बोलती कि भाई मुझसे तो नहीं हो रहा, मैं आ रही हूँ वापस, बट फोन ही नहीं लग रहा तो आप कुछ नहीं कर सकते। मतलब आपको सब ग्रुप के साथ जाना है, मतलब आप जाना ही पड़ेगा आपको। तो जब मैं रिटर्न आ रही थी तो मेरी ट्रेन की टिकट अपग्रेड हो गई, तो शायद 2nd क्लास में खाना वाना मिला। वो खाना मतलब मैं जाने के वक्त हुआ, ये रिटर्न की बात कर रही हूँ। मतलब वो चद्दर ट्रैक की हार्शनेस देख ली, मतलब पूरा एक्सट्रीम। हाँ, और उसके बाद वो खाने में से पूरा अचार भी मैंने खा लिया था क्योंकि मुझे लगा कि यार मतलब मेरे को ऐसे हाथ धोने मिल रहा है और पानी आ रहा है, वो मेरे लिए ब्लेसिंग है। मैं ये खाना खा रही हूँ और सुबह मुझे ये स्ट्रेस नहीं है कि वॉशरूम जाने मिलेगा नहीं मिलेगा। इस लेवल पे सब कुछ देख लिया कि अब ये नॉर्मल लाइफ ब्लेसिंग लग रहा है। हाँ वही, मतलब वो इतना ज्यादा ब्लेसिंग ले रहा था कि बस अभी मैं घर पहुंचूं, मतलब ऐसे, और कंबल मिले, सो जाओ आराम। हाँ सही। और जैसे ही घर पहुंची क्या हुआ, मॉम को मैं अपना एडवेंचर बता रही हूँ कि ये सब हुआ। और मॉम उस समय गई हुई थी वैष्णो देवी। मॉम वहां से आके मुझे अपना बता रही है कि उन्होंने ऐसे ऐसे चला, इधर गए उधर गए, और बता रही है कि वहां पे हम लोगों ने, मैं वहां से गार्लिक भी लेके आई हूँ। मतलब हम मॉम लोग अधिकतर वैष्णो देवी जाते हैं तो गार्लिक लेके आते हैं ताकि गार्लिक सुबह खाएंगे तो ब्लड प्रेशर बीपी कंट्रोल रहेगा। तो मॉम एक्साइटमेंट में मुझे बता रही है और मैं अभी सुबह ही पहुंची हूँ और पापा अंदर है और भाई खेलने गया था क्रिकेट या शायद। मॉम ने ऐसे ही लहसुन खाते हुए निकला और उनके फुट पाइप में फंस गया। अरे और मैं अभी मतलब वहां से आई हूँ और वो ऐसा फंसा कि उनका सलाइवा भी उनसे नहीं जा रहा। और हम उसके बाद हॉस्पिटल गए और जो भी भाई को फोन किया, भाई आया और हम मतलब वो सारा सब चीज हुआ। वो सर्जरी से उनको वो निकाला गया लहसुन। वो आधा घंटा मतलब मेरे लिए बहुत ज्यादा ऐसा था कि
बस इधर इतने ठीक हो लेवल जाओ पे वहां से करने के बाद, और फिर यहाँ आते फिर एक और ये चीज। वाला तो ऐसा लगा था कि बस बाकी सारी चीजें हो जाएगी, बस यहाँ से बचा लो, मतलब ये वाला मॉम को ठीक कर दो, वो सबसे था। और फिर मैं जैसे ही सब नॉर्मल हुआ तो मैं अपना आर्ट का रास्ता ढूंढने लगी। मैंने मॉम के नाम पे ही एटिग्नस का उल्टा संगीता होता है, तो मॉम के नाम पे ही एटिग्नस ब्रांड क्रिएट किया। और जैसे ही मैं अभी मॉम के साथ हॉस्पिटल में ही थी कि मुझे मेरे एक दोस्त का कॉल आता है कि टेडेक्स धारावी में हम लोग एक इवेंट कर रहे हैं और वहां पे हमको एक आर्टिस्ट कॉर्नर क्रिएट करना है, तो जिसमें तू आ जा। अब ऐसा नहीं है कि मैं कोई बहुत बड़ी आर्टिस्ट बन गई थी, तब मैंने ऐसे छोटी मोटी पेंटिंग्स बनाई थी, एक दो पेंटिंग्स मैंने अपनी मैनेजर को गिफ्ट की थी अधिकतर। एक बॉम्बे टू बार्सिलोना करके एक कैफे है, 2-3 पेंटिंग मैं वहां पे डोनेट करके, क्योंकि मैं बना रही थी तो मेरे लिए अभी उस समय तो वो बहुत ही इमेच्योर्ड वर्क था, तो मैं वहां पे ऐसे गिफ्ट करके आ गई कि सब सजी रहेगी। और मेरे दोस्त का कॉल आया कि टेडेक्स धारावी में एक आर्टिस्ट कॉर्नर है तो तुम आ जा। फिर मैंने इस फ्रेम की, जो फ्रेम अब तुम्हारे पीछे रखा है, मोटा वाला वुडन वाला, अच्छा, इस फ्रेम पहले तो मैंने 5 पेंटिंग्स बनाई जिसमें, और इनको मेरी एक दोस्त ने मुझे फ्रेम करवा के दिया कारपेंटर से कि मतलब ऐसा वुडन फ्रेम हम लेंगे। फिर ये 5 पेंटिंग ऐसी वो उठा के मैं अकेले सूरत से मुंबई आई, मैं अकेले पेंटिंग्स को, मतलब वहां पे भाई ने स्टेशन तक मदद की, फिर रास्ते में कोई और मदद कर रहा है, फिर मुंबई के स्टेशनों पे आप सबको पता है कि चलना वलना बहुत ज्यादा होता है, 4-4 स्टेप चढ़ के ब्रेक ले रही हूँ, उसको कैसे तो मैंने बांधा था। 5 पेंटिंग ऐसी सेम 5 पेंटिंग्स इसी साइज की मैं उसे उठा के धारावी तक पहुंची। वहां पे मैंने डिस्प्ले किया। और क्या होता है कि जब आप डिस्प्ले, मतलब आप कोई भी लेवल के आर्टिस्ट हो या कोई भी आर्ट हो, आपको चाहिए कि जब वो आपका डिस्प्ले हो तो आपको रिटर्न मिले, लोग अप्रिशिएट करे, उसको खरीदे, मतलब वो हर एक इंसान का एक्सपेक्टेशन होता है। तो मेरा भी वहां पे था, बट वहां पे वो सेलिंग के लिए नहीं थी, वहां सिर्फ डिस्प्ले के लिए थी, वो मुझे पहले से पता था। तो बहुत सारे लोग आए, देखा उन्होंने, ये सब चीज हुआ। फिर खत्म हो गया इवेंट और मुझे लगा कि यार अभी तो इनको वापस लेके जाना पड़ेगा मतलब उसको लेकर आना ही मेरे लिए इतना मुश्किल था और वापस लेके जाना है। अभी मैं वो सोच ही रही थी, इतने में एक, मतलब कैसा होता है ना, जब आप मुश्किल में होते हैं ना तो छोटे छोटे ऐसे सिग्नल्स आते हैं और वो आपको बहुत ज्यादा उम्मीद देते हैं। तो वो टेडेक्स धारावी एक, जो वहां पे ग्राउंड है गार्डन जैसा, वहां पे मेरी पेंटिंग्स, अभी मैं उसको रैप अप ही कर रही थी कि इतने में कुछ ग्रुप ऑफ लोग आए, मतलब ग्रुप में, और उन सबके हाथ में कैमरा था। तो उसमें एक लीड फोटोग्राफर था जो वो सब स्टूडेंट्स को ट्रेन कर रहा था फोटोग्राफी करने के लिए। तो उसने देखा, अरे आर्टिस्ट है, पेंटिंग्स है, चलो हम, मुझसे परमिशन लिया कि हम आपके फोटोज क्लिक करना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि अरे हम सेटअप बना देते हैं। और मैं ऐसे पूरा ऐसे सब पेंटिंग्स लेके ऐसे पोज कर रही हूँ और मेरे आगे अचानक से 50 कैमरा ऐसे वो वाला जो फील होता है ना कि मतलब स्टार वाला कि मतलब तुम ऑलरेडी स्टार हो, ऐसा वाला फील कर लिया मैंने। तो वो अचानक से एक उम्मीद मिली। उसके बाद मैंने कुछ, जहाँ मैं रूम पे रुकी थी वहां पे वो पेंटिंग्स लेके गई और मैंने जो लोग मुझे उस एग्जीबिशन में मिले थे, मैंने उनको कनेक्ट किया, जिन्होंने तारीफ की थी, जिनको पसंद आए थे काम। मैंने उनको बोला कि आप मेरा पेंटिंग 1 महीने के लिए रख के देखिए, मतलब आप मुझे पेमेंट नहीं चाहिए, मैं एज अ इमर्जिंग आर्टिस्ट हूँ, मैं देखना चाहती हूँ कि आपको वो पेंटिंग आपसे क्या बातें करता है। तो इस तरह से मैंने 3-4 पेंटिंग ऐसे अलग अलग लोगों को दे दी। उसमें से एक पेंटिंग एक लड़की की थी जो एशेस में से चल के एक रास्ते की तरफ जा रही है और अपना फ्रीडम ढूंढ रही है। तो 4 पेंटिंग मैंने ऐसे अलग अलग दोस्तों को दी। और वो जो लड़की वाली जो पेंटिंग थी ना, वो मैं गई मेहुल वोरा का एक विमेन सेल्फ डिफेंस एकेडमी है, तो जहाँ पे मैंने मार्शल आर्ट्स सबसे पहले, मतलब वुमेन सेफ्टी के लिए 2 महीने का कोर्स किया था। वो अक्षय कुमार का
फ्री सेल्फ डिफेंस सेंटर है, और हम लोग उसमें से, मतलब मैं फर्स्ट ऑफ बैच की पास आउट थी, मैं और मेरी दोस्त। तो तब हम लोग अक्षय कुमार से मिले थे और देखा था कि वो क्यों सपोर्ट करना चाहते हैं। वो निर्भया वाला भी एक इंसिडेंट हुआ था तब, कि कितना जरूरी है सेल्फ डिफेंस। तो बिकॉज वो सारा हमको फ्री फैसिलिटी, फ्री ट्रेनिंग मिला था, तो एज अ वे ऑफ गिविंग बैक मैंने सोचा कि मैं ये वाला जो लड़की वाला पेंटिंग है, जिसमें वो लड़की की स्ट्रगल की बात हो रही है, वो पेंटिंग मैं उनको एज अ गिफ्ट देती हूँ। तो मैं मेहुल वोरा, जो उनका अक्षय कुमार का जो पार्टनर है, उनके पास गई और मैंने वो पेंटिंग उनको कहा कि मैं आपको ये गिफ्ट देना चाहती हूँ। वो बहुत खुश हुए, उन्होंने ले ली। मैंने कहा चलो अभी 5 पेंटिंग मुझे लेके नहीं जानी है, और मैं ये हो गया, ये वाला हो गया, अभी मुझे कुछ भार नहीं उठाना, अब मैं जाती हूँ घर। जैसे ही सूरत पहुंची, उस दोपहर में मेहुल वोरा सर का फोन आया कि अक्षय कुमार चाहते हैं कि तुम वो पेंटिंग उनके अपने हाथ से उनको दो। अरे वाह। और वो इवेंट है कल। वापस है। तो सूरत पहुंची कि फिर से ट्रेन की टिकट ली, अब अक्षय कुमार से मिलने का मौका मिल रहा है पेंटिंग का। वापस आई, वो इवेंट हुआ। अक्षय कुमार थे, आदित्य ठाकरे थे, और 2-3 और मेहुल वोरा सर थे। उनको वो पेंटिंग दी उन्होंने। अक्षय कुमार ने बहुत प्यार से एक छोटे से कमरे में, एक कमरा था जहाँ पे बैठ के थोड़ी सी बातें की, और पूछा कि आपका ये सेल्फ डिफेंस का एक्सपीरियंस कैसा था। उन्होंने पेंटिंग की फोटो ली, शायद उन्होंने ट्विंकल उनकी वाइफ को भेजी, और हमारा एक फोटो क्लिक हुआ। उसके बाद फिर मैं वापस आ गई। तो मतलब रास्ते मिलते ये वाले रास्ते एक स्टेप बाय स्टेप आपको मिलते रहते हैं। तो इससे शुरुआत हुई थी। फिर वो 1 महीना जो सबको पेंटिंग दी थी, उसमें से एक बंदी ने कहा कि ये वाली पेंटिंग 1 महीने के बाद मैं वापस तो नहीं दे रही हूँ। ये तो अब मेरी है। कितने की है बताओ। तो ये पहली पेंटिंग बिकी। हाँ, और उन्होंने बोला कितने की है, और मेरे मुंह से पता नहीं 25,000 निकला। उन्होंने कहा ठीक है, डन। और वो शुरुआत थी। अरे वाह। तो इस तरह से पहली पेंटिंग की सेल हुई थी। तो ये हर्षिता, खुद से अगर डिफाइन करना हो मेरे ख्याल से बहुत मुश्किल है ये, लेकिन बाकी लोग जितने पेंटिंग करते हैं और तुम्हारी पेंटिंग में क्या ऐसा डिफरेंस है? लेकिन एक होता है ना, मैं वही कह रहा हूँ, डिफाइन करना शायद बहुत मुश्किल होगा, लेकिन फिर भी हर आर्टिस्ट अपनी एक थॉट प्रोसेस साथ करता है, तो शायद अगर उसको कुछ बता पाओ। नहीं, मैं बोलूंगी कि हर एक आर्टिस्ट का जो आर्ट है बहुत स्पेशल होता है, वो उसका ही टेक्निक होता है। पर क्या होता है कि कोई भी एक स्ट्रोक, कोई भी एक पेंटिंग एक आर्टिस्ट की तब अच्छी बनती है जब वो 1000 स्ट्रोक्स बनाता है। मतलब आपको उतना प्रैक्टिस चाहिए कोई भी चीज को अच्छा बनाने के लिए, चाहे वो राइटिंग हो, चाहे म्यूजिक हो, या चाहे पेंटिंग। अब अगर आप सोचोगे कि एक बार में या 2 बार में मैं बना के और सेल होने लग जाए, ऐसा जरूरी नहीं है। मतलब मैंने भी जो स्टार्टिंग के ये जो 5 पेंटिंग्स एग्जीबिशन थे, बट उससे पहले मैंने बहुत सारे पेंटिंग्स बनाए जो मैंने ऐसे ही बांट दिए लोगों में, और या कुछ रखे, या मतलब क्योंकि वो मेरा प्रैक्टिस था। और आप कैसा होता है कि आपको क्रिएट करते जाना है विदाउट एक्सपेक्टिंग। और मेरे लिए बहुत ज्यादा ऐसा था कि मेरा जो आउटर वर्ल्ड था, जो मुझे बहुत उस समय हर्ट कर रहा था, तो मैं इनर वर्ल्ड में और ज्यादा क्रिएट करती गई। मतलब मुझे याद है कि मैंने जॉब छोड़ने के बाद हर रात पेंटिंग की है। हर रात मेरा ऐसा है, कुछ ना कुछ मैं बना रही हूँ। सुबह उठ के मम्मी भाई पापा को दिखा रही हूँ कि देखो मैंने ये बनाया। कभी अच्छा होता तो अच्छा बोलते थे, कभी नहीं अच्छा होता तो बुरा बोलते थे। फिर मैंने और रुके नहीं कभी, वो चलता रहा। हाँ, मैं करती गई, और फिर कुछ ना कुछ ऐसा एक फिर वापस से एक और मैजिक हुआ। एक मैंने पेंटिंग बनाई 5 फीट की, और एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग थी। मैंने सोचा दिल्ली में एक जगह पे गैलरी में, मैंने कहा एक ही मेरे को पेंटिंग एग्जिबिट करनी है। मैं वहां दिल्ली में लेके गई वो पेंटिंग को, और 5 फीट की पेंटिंग तो मैं लेके नहीं जाती, ले जा सकती, क्योंकि ट्रेन में 5 फीट वाला सामान ले जाना मुश्किल है। रोल करके लेके गई,
वहां पे एक दोस्त को बुलाया, वो स्ट्रेचर लेके आया, फ्रेम करवाया। अब वो जो गैलरी थी उसमें कहा कि हम ये 5 फीट की पेंटिंग ऐसे तो नहीं लगा सकते, जगह कम है, आप वर्टिकल लगा लो। तो मैंने कहा ठीक है लगा दो, एब्स्ट्रैक्ट है, मतलब अभी तो मुझे तो लगा नहीं, अभी मैं वापस तो नहीं जा सकती, लगा एग्जीबिशन तो करना है। लगा के मैं वापस मेरे मामा जी रहते हैं, मैं उनके घर चली गई। और तो शाम का समय था, एक बंदे का, आर्टिस्ट का मैसेज आया कि तुम्हारे पेंटिंग पे सन का रिफ्लेक्शन आ रहा है। मतलब वो शायद वो जो गैलरी है, सन, सूरज ढल रहा था तो सन का एक रिफ्लेक्शन आ रहा है, और वो तुम्हारा पेंटिंग पे जैसे पड़ रहा है ना, उसमें शिव जी दिख रहे हैं। मैंने कहा, मैं उसकी बात पे यकीन नहीं किया। उसने मुझे फोटो भेजा, पर फिर भी मतलब मैं फिर भी इतना ज्यादा लिंक नहीं हुई, मुझे लगा कोई भी कुछ भी बोलते रहता है, तो मैंने इतना विश्वास नहीं किया। अगले दिन सुबह गई मैं, और उस पेंटिंग में सबको शिव जी दिख रहे हैं, जितना और जितने भी ऑडियंस आ रहे हैं उन सब लोग को उसमें शिव जी का आकार दिख रहा है, और फिर मुझे भी दिख रहा है। वो पेंटिंग मैंने कहीं सोशल मीडिया पे अपलोड की और वो वायरल हो गई। मतलब उस पे अचानक से 4 लाख व्यूज आए और कितने लाइक्स और अपवोट्स आए। तो वहां से फिर वो वापस एक वो मैजिकल वाला कि अचानक से कुछ तो जादू हो गया और आपकी जिंदगी को एक वापस से पुश मिला। मतलब ऐसा ही होता है कि आप ऐसे धीरे धीरे चल रहे हो और आप ऐसे रुक नहीं जा रहे हो कि एक धक्का लग जाता है वापस से, जो आपको आगे बढ़ाते रहता है। तो ये मैजिक तो है, ये तो है। जो लोग काम करते रहते हैं या फिर जो रुकते नहीं है ना, उनके लिए रास्ता बनता जाता है। आई थिंक यही है। तो मेरे ख्याल से ये भाई हमारे ऑडियंस के लिए बहुत बड़ा इंस्पिरेशन है कि आप रुकना नहीं, आप बस चलते रहो, रास्ते मिलते जाएंगे। लेकिन अभी भी एक सवाल है जो और मुझे करना है कि हर किसी का इंस्पिरेशन होता है पेंटिंग, ठीक है ना। मतलब कोई जैसे हर एक आर्टिस्ट के लिए होता है, किसी को लिखने के लिए कुछ चाहिए होता है, किसी को गाने के लिए कुछ इंस्पिरेशन चाहिए होता है, ठीक है, किसी को स्टोरी लिखने के लिए कुछ इंस्पिरेशन चाहिए होता है। ये क्या ऐसा चीज है जो इंस्पायर करता है? मेरे तो बहुत दिल टूटते हैं। अच्छा। तो हार्ट ब्रेक एक इंस्पिरेशन है। दूसरा कुछ बड़ा करना, कुछ अचीव करना, मुझे हमेशा से ऐसे लगता था कि मैं कुछ करना है। फिर जॉब छोड़ के ही तो कैसे कंपनसेट करते हो? मतलब अगर कुछ दिल टूट गया तो फिर बैठ गए बनाए तो अधिकतर जब भी मुझे ऐसा दिल टूटना या किसी से लड़ाई होना या कोई भी एक्सटर्नल वर्ल्ड के जो इमोशंस थे, जब भी मेरे अंदर ऐसा आता था, तब मैं कैनवस से बातें करने लगती थी। मतलब कैनवस, कलर्स के थ्रू, कलर्स के साथ खेलना या कुछ क्रिएट करना, वो मुझे हेल्प करता था उस टाइम पे, ताकि मैं सोचूं ना उन चीजों के बारे में जो मुझे हर्ट कर रही है। और मैं जैसे ही वो कैनवस और कलर्स हाथ में लेती थी और जो मैं क्रिएट करती थी, वो कुछ बहुत ज्यादा मैजिकल क्रिएट होता था, क्योंकि उस समय मेरे इमोशंस का इंटेंसिटी बहुत ज्यादा होता है। तो वो जो क्रिएट होता है ना, वो इतना मैजिकल होता था कि वो कभी सेल हो रहा है या लोग उस में इतनी तारीफ कर रहे हैं, या मुझे खुद को ही लग रहा है कि ये मैंने क्या क्रिएट कर दिया, मतलब ये मैंने ऐसा नहीं सोचा था। तो जिसकी वजह से फिर वो वाली पीछे वाली चीजें छूटती जाती है और आप खुद के ही क्रिएशन से आप खुश हो जाते हो कि अरे ये क्या बन गया। और वो हुआ तो उस इमोशन की वजह से ही है, नहीं तो वो नहीं होता। तो 10 साल की लगभग जर्नी रही है हर्षिता। इस 10 साल में इन रंगों ने क्या बदला है? मतलब क्या ऐसी चीजें हैं जो इस 10 साल में चेंज कर दिया? जैसे जो पहले जो मेरी पेंटिंग्स थी, वो उसमें बहुत ज्यादा दर्द वाले कलर्स थे, जैसे तुम्हारे पीछे है, लाल, एकदम मरून, ब्लैक, एकदम डार्क, जो एकदम ऐसे डीप सॉरो वाले थे। और वो निकलते गए और अब मेरे कलर्स बदल कर ऐसे खुशी वाले हो गए हैं, जॉय वाले हो गए हैं, एक्साइटमेंट वाले हो गए हैं। तो मेरे ख्याल से वो रंगों ने मुझे हील किया है। तो अभी वो जो जर्नी है, वो अभी वो शायद और कुछ फ्रीडम वाले भी हैं। तो
इस तरह से वो इवॉल्व हुए हैं। रंगों के साथ जर्नी। स्ट्रोक्स का जो कॉन्फिडेंस है और वो सारे ब्रश यूज करने का। और पहले कैसा होता था कि अगर मुझे किसी ने हर्ट किया या कोई बाहर का इमोशन आया या मैं खुश हुई तब मैं पेंटिंग करती थी। अब मुझे पता है कि उस रास्ते पे जाना कैसे है। मैं अगर बैठ गई तो मैं वो जोन अपने सबकॉन्शियस माइंड में जाके क्रिएट कर सकती हूँ। वो हर एक आर्टिस्ट समझेगा कि एक प्रैक्टिस लगती है उसको। मेडिटेशन अगर आप करते हो तो पहले लगेगा कि आप मेडिटेशन क्या करना है, 30 सेकंड सोचना है, 1 मिनट सोचना है। आप आपके माइंड आपके साथ खेलेगा कि इससे ज्यादा मैं नहीं बैठ सकता। बट आप जब प्रैक्टिस करने लग जाते हो ना तब आपको वो रास्ता आ जाता है उस चीज को अचीव करने का। अभी अगला नेक्स्ट 10 इयर्स, अभी 10 का तो एक पड़ाव हो गया, अब अगला 10 साल या कैसे लेवल पे एक एज एन आर्टिस्ट पहुंचना है या फिर पहुंचना चाहते हो, या फिर मतलब जैसे जर्नी चल रही है वैसे जर्नी चल रही है, कुछ है इसमें कहने के लिए कि कुछ सोचा है कि या कुछ ऐसे मुझे बस ऐसा है कि मेरे को बहुत अच्छा क्रिएट करना है काम। क्योंकि कोई भी एक आर्टिस्ट के जिंदगी में वो सिर्फ 1 या 2 ही ऐसे मास्टरपीस बना सकते हैं, बार बार नहीं बनते मास्टरपीस वाला। तो आप क्रिएट करते जाओ, आपका काम बढ़ते जाएगा। और मैंने अब ऐसी नॉर्मली कैसा होता है कि आप जब भाग रहे होते हो तो आप एक दुनिया में अगर फंसे हो तो आपको ब्रेक चाहिए होता है। मुझे लगता है कि मेरी जो दुनिया है उससे मुझे वैसे ब्रेक नहीं चाहिए। मतलब वो जो आर्ट वाला चीज जो बना रखा है, जैसे मैंने ऐसे बहुत कंपार्टमेंटाइज कर दी है कि मेरे सोल के लिए आर्ट है, बॉडी के लिए वर्कआउट है और दूसरे चीजों के लिए मेरा फैमिली है। आप एज ए ह्यूमन अगर आपको सरवाइव करना है तो सिंप्लीफाई कर दिया। तो हाँ, तो मैंने ये इसको डिवाइड कर दिया कि ये चीजें मेरे लिए इम्पोर्टेंट है और मैं इनके अराउंड ही घूमते रहूंगी। लोगों की लाइफ बहुत कॉम्प्लिकेटेड है उस लेवल पे, तो क्या ये रंग या ये पेंटिंग ही हेल्प की है चीजों को सिंप्लीफाई करने में? पेंटिंग ने मुझे बहुत हेल्प किया। मतलब वो दुनिया से जब बाहर की दुनिया बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाती है तब मैं अपने रंगों और कैनवस, और अगर मैंने नहीं क्रिएट किया, एक ऐसा होता है कि आर्टिस्ट को लगता है कि उसको आप कमर्शियलाइज करोगे तब आप उसको आगे बढ़ा पाओगे, पर अगर मैंने क्रिएट नहीं किया तो मुझे बॉदर करता है। मतलब मुझे अब वो आप आर्ट के फॉर्म में क्रिएट कर सकते हो, अच्छा लिखने के फॉर्म में क्रिएट कर सकते हो, कंटेंट क्रिएट कर सकते हो। कोई भी टाइप का क्रिएशन आपको खुशी देता है और आपको ग्रो कराता है। एक लास्ट क्वेश्चन, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो शायद ये पॉडकास्ट देख रहे होंगे और अगर उनको कहना है कि मतलब जैसे वो उनकी भी जर्नी रहती है, तो एज एन आर्टिस्ट क्या है ऐसी चीजें जो वो लोग करें और अपने अपने रास्ते लोग लें या फिर अपनी जर्नी बनाए जैसे तुमने अपनी जर्नी बनाई है? पहला है कि मैंने जब भी कुछ क्रिएट किया ना, मैं लोगों को दिखाने से मैंने डरा नहीं। मतलब हर एक आर्टिस्ट क्या करता है कि मैं ये एकदम परफेक्ट बन जाएगा फिर लोगों को दिखाऊंगा। तो उसमें क्या होता है कि उसके हिसाब से वो परफेक्ट है, बट आर्ट बहुत ज्यादा रिलेटिव है। दूसरे के हिसाब से वो तुम्हारा इम्परफेक्ट परफेक्ट है। तो जब भी तुम क्रिएट करो दुनिया को दिखाओ, बिकॉज बहुत सारे लोग, अभी कुछ पेंटिंग्स मेरी ऐसी सेल होती है जो मेरे हिसाब से वो बहुत ही बेकार पेंटिंग थी, बट सामने वाले के हिसाब से उसको वही चाहिए। तो तुम नहीं डिफाइन कर सकते कि तुम अच्छे हो, बुरे हो, बेस्ट हो, वो दुनिया को करने दो। तुम अपना क्रिएट करके लोगों से शेयर कर दो। तो मुझे लगता है कि मेरे हिसाब से वो सबसे बड़ा फैक्टर है आर्टिस्ट के ग्रोथ को रोकने के लिए। अगर आप बस खुद को, अगर आपने कुछ क्रिएट किया है, आप शेयर कर दो दुनिया से। और आजकल टेक्नोलॉजी की वजह से आपके पास, आप एक साथ एक ही मिनट में पूरी दुनिया को अपना काम दिखा सकते हो। आपको एग्जीबिशंस, गैलरीज का वेट करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ ऐसे आपके फोन में ही है। तो ये दिस इज द बेस्ट टाइम फॉर ग्रोथ। अगर आर्ट, मतलब पहले जो आर्टिस्ट थे वो लोग अपने गांव में कहीं बना रहे हैं या उनके पास चीजें नहीं है, पहले तो बहुत मुश्किल था, तो उनको अपना काम दिखाने के लिए ही सदियां लग जाती थी, बट आजकल ऐसा नहीं है।
और पर इसमें बहुत सारे फ्रॉड्स भी होते रहते हैं। मतलब आपको लोग बोलेंगे कि बिटकॉइन, इतने बिटकॉइन में मुझे आपका आर्ट वर्क खरीदना है, तो उससे भी बच के रहिए, क्योंकि वैसी चीजें होती है ऑनलाइन। बिकॉज उनको पता है कि बहुत सारे इमर्जिंग आर्टिस्ट है, तो स्पैम्स से बच के रहिए। तो बस यही। परफेक्ट, थैंक यू सो मच इस शो में आने के लिए। थैंक यू, धन्यवाद। करते रहो और बढ़िया तरीके से। जरूर। हर साल पे साल जो जैसे जैसे तरक्की करते रहोगे, वैसे हम लोग और भी पॉडकास्ट करेंगे और भी जरूर लोगों को बताएंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।